आज आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की शुरुआत होती है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास से प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न उठते हैं। अतः आधुनिक भारत के इतिहास का जो अध्ययन है वो बहुत गंभीरता से किया जाना चाहिए। और आजकल जो जैसा कि IAS प्री परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न में आपने देखा कि जब तक गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक उन प्रश्नों को हल कर पाना मुश्किल है। अतः सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर IAS और PCS की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको यही सलाह है कि वो गहनता से अध्ययन करें। और गहनता से अध्ययन के क्रम में आपसे आशा की जाती है कि आप कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन्हें भी नोट कर लें। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में ये एक पुस्तक है BL ग्रोवर और यशपाल ग्रोवर की, यशचंद्र प्रकाशन की है। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, इसे आप जो है पढ़ सकते हैं। और दूसरी पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वो विपिन चंद्र द्वारा रचित है और ये बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पुस्तक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक भारत के इतिहास पर विनोद पांडे की पुस्तक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही आप NCERT पुस्तकों को आप पढ़ें तो निश्चित रूप से ये कंटेंट आपका पूरा हो जाएगा और इससे जो भी प्रश्न उठेंगे वो आप सफलतापूर्वक उन्हें हल कर सकेंगे। यहाँ साथियों एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। ये पहला चैप्टर मैं लूँगा। यद्यपि आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत मानी जाती है 1760 से, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद से आधुनिक भारत प्रारंभ हो जाता है। लेकिन विशेष तौर पर यहाँ जो पहला अध्याय है इसका वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से इसका अध्ययन प्रारंभ होता है। इस लेक्चर के साथ साथ आप पुस्तकों का भी सहारा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा गंभीर अध्ययन होगा। और वो बात है ना कि यदि पूरा करना है ख्वाबों को तो साथ रखो किताबों को। तो किताबों से दोस्ती आपको करनी पड़ेगी, तभी आप जो है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ पर मैं थोड़ा सा विश्व इतिहास से आपको जोड़ना चाहूँगा कि एक घटना हुई थी 1453 में, जब जो है कस्तुनतुनिया पर जो है अरबों का अधिकार हो गया था। इससे पूर्व वो जो है तुर्की के अंतर्गत आता था और यहाँ पर निर्बाध व्यापारिक स्थलीय मार्ग होते थे। लेकिन जैसे ही ने अरबों ने इस पर अधिकार कर लिया तो शेष यूरोप से पूर्वी विश्व कट गया। और वो जो है उनका उद्देश्य यही था कि अरबवासियों का कि अधिकांश वो व्यापारिक लाभ अर्जित करें और जो भी वो पूर्वी एशिया के देशों से या विशेषकर भारत के देशों से जो भी वो अर्जित करके जो वस्तुएं व्यापार में लेके जाएं तो यूरोप में वो स्वयं बढ़े हुए दामों पर बेचे, उनका ये उद्देश्य था। अतः उन्होंने स्थलीय मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। तो जब स्थलीय मार्ग साथियों अवरुद्ध हो गया तो यूरोप के देशों ने प्रयास किया कि समुद्री मार्गों की खोज की जाए। तो समुद्री मार्गों की खोज का जो प्रथम प्रयास था वो स्पेन का एक साहसिक नाविक था कोलंबस। कोलंबस के नेतृत्व में 1492 में एक जो है अभियान निकला। लेकिन चूंकि उस समय इतनी वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी और दिशा सूचक यंत्र नहीं थे, तो वो निकला था भारत की खोज पर। लेकिन वो जो है
रास्ता भटक जाने के चलते वो जो है पूर्व की अपेक्षा वो पश्चिम की ओर गतिमान हो गया और वो उत्तरी अमेरिका पहुंच गया, नई दुनिया पहुंच गया। बहुत दिन जब वहां पर वो पहुंचा तो उन्होंने वहां देखा कि यहाँ के तो अभी जनजातीय जो है निवासी हैं, और जब वो पहुंचा तब भी वो भ्रम में था, उसको लगा कि यही भारत है। इसलिए वहाँ के मूल निवासियों को भी उसने रेड इंडियन कहा था, और ये आज भी वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो रेड इंडियन के नाम से ही जाने जाते हैं। बाद में उससे पता चला कि नहीं, तो भारत तो एक उत्कृष्ट सभ्यता संस्कृति वाला देश है, उसका 5000 वर्ष से अधिक पुराना इतिहास है, तो ये भारत नहीं हो सकता। बाद में उसने इसे ही नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड संज्ञा दी, और नई दुनिया की खोज इस प्रयास से हुई। साथियों, जो दूसरा प्रयास था वो वास्को डिगामा पुर्तगाल का एक यात्री था। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 में निकला, और वहाँ का जो शासक था हेनरी, पुर्तगाल का शासक था, उसने जो है इसको प्रोत्साहित किया था, सरकारी मदद दी थी, और ये समुद्री यात्रा करता करता वो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम क्षेत्र में पहुंच गया, और वो उत्तमाशा अंतरीप पर पहुंच गया। जब उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा तो वहाँ पर उसकी भेंट एक गुजराती व्यापारी से हुई। उस व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से जब भेंट हुई उसकी वास्को डिगामा की, तो उसने अपनी यात्रा का उद्देश्य उससे साझा किया कि वो भारत की खोज पर निकला है। यहाँ पर भारत की खोज शब्द प्रयोग हुआ जरूर है, लेकिन भारत बहुत पहले से शेष विश्व के संपर्क में था, और यूरोप और रोमन साम्राज्य से भारत के व्यापारिक संबंध थे, लेकिन वो स्थलीय मार्गों से थे, और जैसा कि बताया गया कि स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, इसलिए अब समुद्री मार्गों की खोज हो रही थी। तो अब्दुल मजीद ने उसका सहयोग किया, और वो उसी वास्को डिगामा अब्दुल मजीद के सहयोग से वो जो है भारत के जो पश्चिमी तट पर जो कालीकट नामक स्थान है वहाँ पर पहुँचने में सफल रहा। और जब वो कालीकट पहुँचा है तो वहाँ पर चूँकि अरब व्यापारियों का कब्जा था, और अरब व्यापारी जो है मसालों और काली मिर्च आदि का व्यापार करते थे, और इन मसालों और काली मिर्च की मांग यूरोप में बहुत अधिक होती थी। एक्चुअली यूरोप का बहुत ठंडा क्षेत्र है, और यूरोप में मानिए कि वहाँ की इतनी ठंडी जलवायु है कि केवल 4 महीने ही वहाँ पर कृषि कार्य हो पाता था, और 8 महीने कुछ भी नहीं होता था, और यूरोप के लोग बहुत अधिक मांसाहार पर निर्भर होते थे। और मांस की एक प्रकृति ऐसी होती है कि वो बहुत जल्दी सड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। तो ऐसे में जो है यदि वो मसालों के साथ मांस को प्रिजर्व करते थे तो वो लंबे समय तक बना रहता था मांस, और साथ में ये भी था कि वो जो है मांस जो है खाने योग्य बना रहता था, स्वाद भी बढ़ जाता था। यानी स्वाद और सुगंध के लिए जो उन्होंने भारतीय मसालों को पाने की कोशिश की थी, वही ये प्रयास था। और अरबवासी चाहते थे कि वो अरबवासी माध्यम बने रहे और यूरोप में वो मसाले और काली मिर्च आदि को पहुंचाए और उनसे वो मनमाना मुनाफा कमाए, ये उनका उद्देश्य था। अतः प्रारंभिक तौर पर जब कोई व्यक्ति यूरोप का पहुंचा तो अरबवासियों ने उसका विरोध किया था, लेकिन भारतीय स्थानीय शासक थे जमूरिन ने पुर्तगाली वास्को डिगामा का स्वागत किया, क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा से ओतप्रोत भारतीय उन्होंने उनका स्वागत करना उचित समझा। और यहाँ पर जब वो रहा और अपने साथ जो भी वो धन लेकर के आया था, स्वर्ण सिक्के आदि वास्को डिगामा, तो उसके बदले वो यहाँ से जो वस्तुएं लेकर के पुनः लौटा अपने देश। तो वहाँ पर खर्चा निकालने के बाद वास्को डिगामा को
60 गुना लाभ अर्जित हुआ। यानी ये 60 गुना लाभ जो खर्चा निकालने के बाद था वो जो है अर्जित हुआ। इतना बड़ा लाभ अर्जन उसने अन्य जो है अन्य पुर्तगालियों से इसकी चर्चा की और वो भी भारत के साथ जो है व्यापार के लिए आकर्षित होने लगे। तो इसी के क्रम में एक दूसरा आगमन हुआ। फिर एक जो है अल्वारेज क्रेबल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में एक दूसरा पुर्तगालियों का दल वो भारत आया और वो भी भारत से मसाले आदि काली मिर्च को लेकर के वहाँ यूरोप गया। उसने भी बहुत अच्छा लाभ कमाया। इस तरीके से पुनः एक बार वास्को डी गामा 1502 में एक बार पुनः उसने यात्रा की और अपने साथ लेकर के वो जो है वस्तुएं गया, उसने लाभ अर्जित किया। ये सब चर्चा पुर्तगाल में आम हुई कि जो है यदि लाभ कमाना है, अमीर बनना है तो अब जो है भारत की ओर रुख करना है। तो साथियों ये जब जो है सूचना वहाँ की सत्ता शासकों तक पहुँची तो शासकों ने अब नई पद्धति प्रारंभ की और जो है वायसराय नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। तो गवर्नर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। तो पुर्तगालियों का जो प्रथम गवर्नर था साथियों, उसे आप समझेंगे। तो प्रथम गवर्नर जो पुर्तगाली गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वो 1505 में वो नियुक्त कर दिया गया भारत का गवर्नर और वो 1505 से 1509 तक वो भारत में रहा और उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे पहली बात तो कोचीन जो कालीकट के निकट स्थित स्थान है, कोचीन में उसने पहली किलेबंदी, पुर्तगालियों की प्रथम किलेबंदी वो कोचीन में अल्मीडा द्वारा की गई। आप ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है और इसको आप नोट कर लेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो प्रथम गवर्नर था उसने कोचीन में पहली किलेबंदी की और इसके बाद एक यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि स्थलीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के अपेक्षा पुर्तगालियों ने समुद्र पर कंट्रोल नियंत्रण करना उसको वरीयता दी। और यहाँ पर जो भारतीय शासक थे या मुगल हो या इससे पहले दिल्ली सल्तनत हो, इन सबने स्थल पर तो कब्जा रखा लेकिन उन्होंने कभी भी समुद्र पर नियंत्रण की नहीं सोची। ये एक कमी कह सकते हैं। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने सबसे पहले समुद्र पर नियंत्रण करने की नीति अपनाई। उसने जो है समुद्री बेड़े तैयार करवाए और वहाँ पर जो है समुद्र पर कब्जा करने के पश्चात जो हिंद महासागर का क्षेत्र था वहाँ पर उसने एक पॉलिसी लागू कर दी। ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, यानी शांत जल नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा की ये थी कि वो जो है जो समुद्र पर अगर वो नियंत्रण रखेगा तो निश्चित रूप से जो भारतीय संसाधन है उन पर भी वो कब्जा रखेगा और अन्य जो है यूरोपीय या अरबवासी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बाद में आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत थी वहाँ पर एक कॉर्टेज पद्धति को भी लागू कर दिया था। कॉर्टेज पद्धति ये थी कि अन्य देशों के जो जहाजी बेड़े होते थे वो अब पुर्तगालियों के बिना अनुमति या बिना लाइसेंस के वो हिंद महासागर या अरब सागर से आवागमन नहीं कर सकते थे। यानी अब आप सोचिए जरा कि पुर्तगाली अब इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अन्य देशों के जहाजी बेड़ों को आने जाने की अनुमति उनसे लेना पड़ता था। और यहाँ तक कि जो मुगलों के जहाज होते थे वो भी मुगल भी पुर्तगालियों से अनुमति लेने लगे। तो ये कॉर्टेज पद्धति जो प्रारंभ हुई और ब्लू वाटर पॉलिसी
उससे समुद्र पर पुर्तगालियों का राज बढ़ गया। तो ये दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं अल्मीडा के समय की। पहले तो कोचीन में प्रथम किलेबंदी, और दूसरा ये कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति वो सबसे महत्वपूर्ण थी। एक युद्ध भी हुआ है, चौल का युद्ध। चौल के युद्ध में पुर्तगालियों के बड़ी सफलता तब मिली जब गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा और तुर्की तथा मिस्र के जहाजी बेड़ों को, जो संयुक्त रूप से पुर्तगालियों से संघर्ष कर रहे थे, उसमें वो पराजित करने में सफल रहे। यानी वो समुद्र के स्वामी बन गए, समुद्र के जो है स्वामी बन गए, और उन पर उस पर उनका कब्जा हो गया। तो ये आप चौल का युद्ध याद रखेंगे कि वो जो है किन तीन शक्तियों के जो जहाजी बेड़े थे उनको एक साथ वो हराने में सफलता अर्जित की। इसके बाद जो है साथियों, अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर है, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को समझते हैं। और इनके समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। पहली बात तो ये कि जो है अल्बुकर्क जो पुर्तगाली मुख्य उद्देश्य लेकर के चले थे उसको आगे बढ़ाना चाहता था। वो पहला मुख्य उद्देश्य इनका ये था कि वो आर्थिक लाभ कमाना। तो आर्थिक लाभ कमाने के लिए भारतीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो, इसके लिए उनका प्रयास था। और दूसरा था कि वो जो है धार्मिक उद्देश्य भी थे। धार्मिक उद्देश्य में ये था कि वो जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाना चाहते थे। ईसाई धर्म को बढ़ाना भी उनका उद्देश्य था। तो यहाँ पर जो अल्बुकर्क की पॉलिसी थी वो ये थी कि वो जो है उसने भारत में जो पुर्तगाली क्षेत्र थे वहाँ पर सती प्रथा पर रोक लगा दी। उसके पीछे उद्देश्य उसका ये था कि सती प्रथा पर जब रोक लग जाएगी तो जो सती हो जाती थी महिलाएं, विधवा महिलाएं, वो जो है अब सती नहीं होंगी। और आश्रय के लिए वो प्रोत्साहित करता था कि पुर्तगाली उनसे विवाह करें और वंश वृद्धि करें, जिससे भारतीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर पुर्तगालियों की संख्या बढ़े। उसने जो है भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को प्रेरित किया कि वो वैवाहिक संबंध स्थापित करें, और इस उद्देश्य में गोवा में बहुत हद तक सफलता भी मिली। आज भी गोवा में ईसाई लोगों की बड़ा प्रतिशत है, जो पुर्तगालियों द्वारा इस नीति का ही परिणाम है। दूसरा साथियों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अब एक बड़ी उपलब्धि, चूँकि जो दिल्ली सल्तनत थी, लोधी वंश यद्यपि था लेकिन कमज़ोर हो चुका था, और दक्षिण के राज्य कई पहले ही स्वतंत्र हो गए थे। 1536 में बहमनी साम्राज्य और 1536 में विजयनगर साम्राज्य और 1547 में बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। बाद में वो जो है वो भी कई छोटे छोटे राज्य में, जैसे बहमनी साम्राज्य जो था वो 5 राज्यों में बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर आदि में बट चुका था। तो यहाँ पर जो शासक थे, जो बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, तो आदिल शाह के कब्जे में उस समय गोवा हुआ करता था। तो गोवा को जो है आदिल शाह को 1510 में अल्बुकर्क ने पराजित कर दिया और गोवा अपने कब्जे में ले लिया। यानी आप देखिए कि स्थलीय सत्ताएं, मतलब स्थलीय भागों पर सत्ता प्रारंभ करने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय से अल्बुकर्क ने भटकल में एक किला स्थापित करने की अनुमति हासिल कर ली और वहाँ पर किलेबंदी भटकल में कर दी।
तो ये इन कारणों से ही अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया वो अल्बुकर्क के द्वारा थी। यानी अल्बुकर्क को वो वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक बना। तो ये 2-3 पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे अल्बुकर्क से संबंधित। पहला तो ये कि उसने जो है भारतीय महिलाओं से विवाह हेतु प्रोत्साहित किया, सती प्रथा पर रोक लगा दी ताकि पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़े। और दूसरा उसने काम किया कि 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर कब्जा कर लिया। और तीसरा ये कि कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे, उनसे उसने अनुमति लेकर के भटकल में एक दुर्ग स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली। अब चलते आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा कुछ समय के लिए गवर्नर के पद पर भी रहा, पुर्तगाली गवर्नर। यद्यपि इतिहास में 3 पुर्तगाली गवर्नर्स का ही उल्लेख है, अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, लेकिन यहाँ पर वास्को डी गामा 1524 से 1529 गवर्नर के रूप में रहा। और ये गोवा में इसकी गतिविधियों का केंद्र था। गोवा में ही वास्को डी गामा की मौत हुई और उसकी कब्र आज भी गोवा में ही स्थित है। वास्को डी गामा की 1529 में मौत के पश्चात उसकी कब्र यानी उसे गोवा में ही दफना दिया गया। वास्को डी गामा के साथ जो है एक प्रसिद्ध ईसाई संत थे सेंट जेवियर। सेंट जेवियर भी यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचार हेतु उनका आगमन हुआ था और उनकी जब मृत्यु हुई तो गोवा में ही उनकी कब्र समाधि वहाँ पर उन्हें दफनाया गया है। तो ये भी परीक्षा उपयोगी तथ्य है, आप लोग अपने मन मस्तिष्क में संजोए रखें। इसके पश्चात जो तीसरा और अंतिम पुर्तगाली गवर्नर है उन्हें हम समझ लेते हैं, नीनो डी कुन्हा। ये एक लंबी अवधि के लिए भारत में रहा, 1529 से 1538 का काल था इसका। और इसने आते ही जो राजधानी थी पुर्तगालियों की, कोचीन से गोवा राजधानी स्थानांतरित कर दी। पहला पॉइंट आप लोग दिमाग में रखेंगे वो कि राजधानी परिवर्तन जो किया वो नीनो डी कुन्हा ने किया और कोचीन से राजधानी गोवा स्थानांतरित कर दी। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि नीनो डी कुन्हा ने जो है बहादुर शाह, गुजरात का शासक था बहादुर शाह को वो जो है एक जलयान पर भेंट करने के लिए बुलाया और वहाँ विश्वासघात से उसी जलयान पर बहादुर शाह की हत्या कर दी। बहादुर शाह की जब हत्या कर दी तो उसको जो है 2 क्षेत्र मिल गए थे। 1535 में उसने दीव पर कब्जा कर लिया और बशीन पर कब्जा कर लिया। दीव और बशीन पर कब्जा कर लिया, एक बड़ी उपलब्धि। और इस बार जो है IAS की प्रारंभिक परीक्षा में 2023 के प्री पेपर में ये प्रश्न है कि जो है पुर्तगालियों ने किससे छीनकर दीव पर कब्जा कर लिया। तो साथियों, बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसको जहाजी बेड़े पर उसकी हत्या कर दी और दीव पर कब्जा कर लिया। 1535 तिथि सहित आप याद रखेंगे। और साथ ही बशीन पर कब्जा कर लिया। इसके 24 साल बाद 1559 में दमन पर कब्जा हो गया पुर्तगालियों का। 1559 में दमन पर कब्जा हो गया और आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय तक पुर्तगाली गोवा, दीव, दमन पर शासन उनका रहा। यहाँ तक कि जब देश आज़ाद हो गया, भारत से अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947, तब भी गोवा, दमन और दीव पर वो पुर्तगालियों का राज था और पुर्तगाली
इसे छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। अब आप सोचिए कि पुर्तगाली कहाँ इतनी लंबी दूरी पर पुर्तगाल था और वहाँ से भी ये भारतीय क्षेत्र पर वो कब्जा जमाने के लिए अड़े हुए थे। इसके लिए फिर सैन्य कार्यवाही करना पड़ा और गोवा मुक्ति संघर्ष प्रारंभ हुआ। गोवा मुक्ति संघर्ष के परिणाम स्वरूप अंततोगत्ता 1961 में वो जो है गोवा को मुक्त कराया गया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा विशेष राज्य के रूप में वो भारतीय संघ में शामिल हुआ और बाद में 1987 में 25वें राज्य के रूप में गोवा भारतीय संघ का हिस्सा बना। तो साथियों, यहाँ पर जो सबसे पहले यूरोपीय यात्री आए, यानी जो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली आए, वो सबसे आखिर में गए। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि पुर्तगाली भारत सबसे पहले आए और सबसे आखिर में, यानी 1961 में उनका प्रत्यागमन हुआ। तो एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे। नीनो डी कुन्हा की एक और उपलब्धि कि पहला ये पुर्तगाली गवर्नर था जिसने जो है पूर्वी हिस्से पर दक्षिण पूर्व में वो खिसका और वो जो है मद्रास के निकट वो एक जो है सेंट थॉमस या सेंट टोमे करके एक जो है पुर्तगाली बस्ती स्थापित करने में सफलता अर्जित कर ली। इसके साथ ही हुगली बंगाल में हुगली नदी के आसपास उसने पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर दी। और यहाँ पर जो हुगली नदी के आसपास पुर्तगाली बस्ती स्थापित करने का उसका उद्देश्य था पुर्तगालियों का कि वो जो है समुद्री लूटमार करना। तो वो क्या करते थे कि जो जहाज होते थे, यहाँ तक कि मुगलों के जहाज भी वो जो है यहाँ हुगली नदी बेसिन में लूट लिया करते थे। तो इससे नाराज शाहजहां ने एक आदेश दिया और इनकी बस्ती को 1632 में तहस नहस करवा दिया था। पुर्तगालियों की बस्ती को तहस नहस करवा दिया था। तो यहाँ पर साथियों, जो पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य था वो समझ लेते हैं। एक जो है 3G फार्मूला है इनका कि पुर्तगालियों के जो मुख्य उद्देश्य थे वो 3G से डिफाइन किए जा सकते हैं। पहला जी है कि वो जो है गॉड यानी ईसाइयत को, ईश्वरीय सत्ता का प्रचार प्रसार करना था उनको, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार उनका प्रमुख उद्देश्य था, पहला जी। और इसके लिए वो समय समय पर अपने साथ जो है ईसाई धर्म प्रचारक लाते थे और भारतीयों के धर्मांतरण को प्रोत्साहित करते थे। दूसरा ये था गोल्ड। सेकेंड जी मीन्स गोल्ड, यानी गोल्ड से ऐसे है कि आर्थिक लाभ कमाना, इकोनॉमिक गेन प्राप्त करना। आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो भारतीय संसाधनों, विशेषकर यहाँ के मसालों पर उनका कब्जा हो और जितना यूरोप में सप्लाई हो वो पुर्तगालियों के द्वारा हो, ये उनका उद्देश्य था। फिर और अंतिम जी था ग्लोरी, यानी उनके वैभव, उनके सम्मान का विस्तार हो और दुनिया में उनकी धाक जमे, ये ग्लोरी आखिरी जी है जो उनका उद्देश्य था। तो साथियों, यहाँ पर कुछ और तथ्यों से मैं अवगत करा दूं। पुर्तगालियों ने बंबई पर भी अधिकार कर लिया था। ये कह ले कि वेस्टर्न कोस्ट जितना भी था वो जो है केरल से लेकर के वो गुजरात तक, वहाँ तक यानी गोवा तक, वो सब जो है इनके कब्जे में था और साथ में कुछ पूर्वी तटों पर भी उनका अधिकार था। अब यहाँ पर जो एक वैश्विक परिवर्तन कहे या एक बड़ी घटना ऐतिहासिक कहे कि जो है 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह वो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया। तो ये जो है इस जो विवाह संपन्न हुआ, ये बड़ा ऐतिहासिक महत्व का वैवाहिक संबंध कहिए कि इसमें जो है विवाह तो वो दो देश अपने आपस में कर रहे हैं
कि वो जो है पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह हो रहा है वो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, लेकिन दहेज में हमारी सामान दिए दे रहे हैं। यानी बम्बई को उन्होंने दहेज में दे दिया। बिल्कुल वैसे ही है कि जो है आपका जो है आईफोन किसी दूसरे मतलब विवाह उत्सव में कोई जा रहा हो तो तीसरा उठा के दे दे, मतलब ये कह लीजिए। और भारतीय इतने उस समय की परिस्थिति कहिए कि भारतीय ये भी नहीं ध्यान दे रहे थे कि इतनी बड़ी संपत्ति हमारी वो जो है ये दहेज में दिए दे रहे हैं। यानी जिनका ना है और जिनको जो दे रहे हैं उनका भी कोई अधिकार नहीं, लेकिन वो सब संभव हो रहा था। साथियों, ये जो दहेज में पाया सामान था यानी बम्बई, उसको बाद में ब्रिटिश राजघराने ने आगे बढ़ा दिया कि वो जो है 10 पाउंड किराए पे 1669 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि वार्षिक मामूली किराया आप 10 पाउंड देंगे तो उससे जो है बम्बई पर आप जो है राज करते रहेंगे। तो ये वैवाहिक संबंध हो जाने का परिणाम ये रहा कि पुर्तगाली अंत तक भारत में बने रहे और अंग्रेजों के साथ इनका सीधे टकराव नहीं हुआ। जबकि आप जानते हैं अंग्रेजों ने डच सत्ता का अंत किया था, अंग्रेजों ने भारत से फ्रांसीसी सत्ता यानी फ्रेंच सत्ता का अंत किया था, अन्य सभी को बाहर कर दिया, लेकिन जिनसे वैवाहिक संबंध बना रहा तो ये इज्जत रखी, आपस में लड़े नहीं। ये जो है गोवा में उनका अधिकार पुर्तगालियों का अंत तक बना रहा। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी सत्ता का आगमन, मैं यहाँ पर एक और स्पष्ट कर दूं कि कंपनियों की स्थापना का क्रम और व्यापारियों के आगमन का क्रम आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो आगमन हुआ था वो पुर्तगालियों का, उसके बाद डचों का आगमन हुआ और फिर जो है आगमन हुआ ये जो है पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी सबसे आखिर में। यानी आगमन में आप PDEF करके आप याद रख सकते हैं, ये आगमन का क्रम है। और इसमें जो है जो कंपनी स्थापना का क्रम है वो थोड़ा सा अंतर है। डच यद्यपि भारत उनका आगमन पहले हुआ और इससे पहले अगर देखा जाए तो 1595 में ही वो सुमात्रा इंडोनेशिया में आ चुके थे, लेकिन भारत में जब आगमन डचों का जरूर हुआ पहले, लेकिन कंपनी स्थापित करने में वो अंग्रेज पहले रहे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वो 1602 में हुई। तो ये कंपनी स्थापना का क्रम आप PEDF से याद रखेंगे, PEDF से याद रखेंगे। थोड़ा सा अंतर है, यद्यपि दो सत्ताएं और भी थी। डेनमार्क से डेनिश लोग आए थे और सबसे बाद में स्पेनिश भी वो अपना भाग्य तलाश रहे थे, लेकिन डेनिश और स्पेनिश का रोल बहुत कम रहा, इनका कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही, तो इतिहास में कोई विशेष इनका उल्लेख नहीं माना जाता है। यहाँ पर 4 यूरोपीय शक्तियों का ही उल्लेख है और इनके जो है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में होड़ आपको हम दिखाएंगे। तो पहले आप आते हैं डचों का भारत में आगमन, डच सत्ता का आगमन। कितना टाइम हो गया? डच सत्ता का आगमन, तो डचों का आगमन, इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि 1595 में कार्लेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच बेड़ा जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पहुंचा और इंडोनेशिया के लिए जो द्वीपीय राष्ट्र था ये, यहाँ पर 2000 से अधिक छोटे छोटे आइलैंड समूह हैं और ये क्षेत्र भी मसालों के लिए, काली मिर्च के लिए ये प्रसिद्ध था। तो डच जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने
मसालों और काली मिर्च का व्यापार यहाँ प्रारंभ किया और वो यूरोप ले जाते थे और जो है लाभ कमाते थे। तो प्रारंभ में वो भारत की ओर उनका रुख नहीं रहा, लेकिन बाद में जब जो है दूसरा एक अभियान हुआ उनका, एक वादेर हेग के नेतृत्व में 1605 में डचों का दल वो जो है भारत पहुंचा। वादेर हेग के नेतृत्व में, और यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित कर दी। ये जो है बंगाल के मछलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई और धीरे धीरे वो क्षेत्र बढ़ाते गए। क्योंकि डच ताकत में ये मान लीजिए पुर्तगालियों से भी आगे थे और वो जो है इतनी ताकत डचों की बढ़ गई कि उन्होंने कोचीन पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों को हरा करके कोचीन पर अधिकार के साथ ही वो डच सत्ता श्रीलंका पर भी अधिकार करने में सफल हो गई थी। श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, वो जो है आगे बढ़े और 1610 में मुख्यालय उन्होंने पुलिकट बना लिया और इसी क्रम में वो कई स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते रहे। लेकिन 1653 में जो चिंतुरा में डचों ने जो स्थापित किया, वो डच सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र था। डचों की एक प्रकार की वो राजधानी बन गई और इसके अतिरिक्त बालासोर, पटना आदि क्षेत्रों पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी और पुर्तगालियों को जो है वो पीछे करते गए, पुर्तगाली सिमटते गए और वो जो है गोवा, दमन दीव तक खिसक गए। ये डचों का बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ पर डचों के संदर्भ में मैं बता दूं कि डच यहाँ पर मसाले या काली मिर्च के व्यापार में कोई रुचि नहीं रख रहे थे, क्योंकि ये कार्य वो जो है इंडोनेशिया और सुमात्रा द्वीप पर कर रहे थे। यहाँ पर जो व्यापार की वस्तुएं थी डचों के लिए वो महत्वपूर्ण थी। सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम का व्यापार उनका था। आप डचों के व्यापारिक वस्तुओं में आप देख सकते हैं कि सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम और अफीम का व्यापार करना था। और इनकी जो कंपनी थी वो चूँकि पहले डचों की छोटी छोटी कंपनियां थी, तो छोटी छोटी जो कंपनियां थी वो जो है एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से वो स्थापित हुई। एक बड़ी कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और डचों की इतनी शक्ति बढ़ गई कि उन्होंने मलक्का और हारमुज, जो फारस की खाड़ी की जो है एक संधि है, जल संधि हारमुज, मलक्का और हारमुज पर भी कब्जा कर लिया, जो इससे पहले कभी पुर्तगालियों के अधीन ये क्षेत्र हुआ करता था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि आप देख रहे हैं कि पुर्तगाली एक प्रकार से शालीनता से समझो पीछे बढ़ रहे हैं और डच सत्ता अपनी ताकत में आती जा रही है। लेकिन साथियों, इतिहास जो है अपने आप में बिल्कुल अलग चीज़ है। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ भारत में और अंग्रेज सत्ता इतनी ताकतवर हो गई कि 1759 का जो ये बेदरा का युद्ध है बहुत ऐतिहासिक महत्व का है। ये बेदरा का युद्ध 1759 का एक निर्णायक युद्ध है और इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत से डच सत्ता का अंत कर दिया। यानी डच जो है ना भारतीय रंगमंच पर बिल्कुल अवतरित हुए थे अचानक, उनका अंत भी अंग्रेजों ने बहुत आसानी से कर दिया और डच सत्ता का नामो निशा भी भारत में नहीं रहा। अगले साथियों, हमने यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के क्रम में जो अध्ययन किया अभी तक
पुर्तगालियों का, डचों का। एक पॉइंट यहाँ पे पुर्तगालियों की देन भारत को क्या रही। कोई भी संस्कृति सभ्यता जब मिलती है तो आपस में बहुत सारे पक्षों की साझेदारी होती है। उसी के क्रम में भारत ने पुर्तगालियों से क्या सीखा, क्या पाया, उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि 1608 में पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ कर दी। सबसे पहले उन्होंने दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की, और भारत इससे पूर्व तंबाकू से परिचित नहीं था। और ये तंबाकू की खेती से आप समझ लो कि भारत के जो नशेबाजी की लत है वो पुर्तगालियों की ही देन कह लो। ये जो है तंबाकू का प्रसार करना उनका, तो ये तथ्य याद रखना 1608 में तंबाकू की खेती। इसके बाद जो हमारे दिन प्रतिदिन में बहुत सारी सब्जियां, फल, वो भी पुर्तगालियों की देन है। जैसे पुर्तगाली ब्राज़ील से उन्होंने भारत में आलू की कृषि प्रारंभ की। पहले जो है आलू की जो कृषि यूरोप में होती थी, वो समझ लीजिए कि जब यूरोप का गर्म समय होता था तब भी वहाँ पे कृषि होती थी। यानी वहाँ पर वो यूरोप में आलू की खेती खरीफ की खेती के रूप में है। लेकिन भारत में क्योंकि वो जलवायु यहाँ पर ठंडियों में शीतकाल में मिलती है, तो आलू की खेती यहाँ पर वो रबी की कृषि के अंतर्गत आती है। आलू, पपीता, अनानास, गन्ना भी जो है वो पुर्तगाली ही लाए भारत में। और आप देख रहे हैं कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र में आज भारत जो है विश्व में शीर्ष है, और चीनी उत्पादन में उसका सदैव शीर्ष स्थान बना रहता है। तो ये पुर्तगालियों की देन है। इसके अतिरिक्त जो है काजू, मूंगफली की खेती, मक्का को भी लाने का काम जो है वो पुर्तगालियों की देन है। वो कई बार पूछा भी गया है कि कौन ऐसी फसल है जो नई दुनिया से पुरानी दुनिया में आई। यानी जो 5000 पुरानी सभ्यता में वो जो है आलू की खेती प्रारंभ हो, और जो है वो गन्ने की खेती प्रारंभ हो। तो ये सब देन जो है वो पुर्तगालियों की है। साथियों, इसके अतिरिक्त जो पुर्तगालियों का एक बड़ा योगदान वो 1557 में जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने में पुर्तगाली जो है सफल रहे थे। गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस वो पुर्तगालियों ने लगाया था। इससे पहले जो है भारतीय जो पुस्तकें होती थी वो पांडुलिपियों के रूप में ही होती थी, यानी हस्तलिखित पुस्तकें हुआ करती थी। तो 1557 में प्रिंटिंग प्रेस वो जो है देन है पुर्तगालियों की भारत को। और एक बड़ी देन कह लीजिए, पुर्तगालियों ने जो विभिन्न सब्जी फलों के अतिरिक्त तंबाकू की खेती, ये तो है ही है, गन्ना, पपीता, अनानास, लीची, आलू, संतरा, मूंगफली और काजू, ये जो है परंपराएं प्रारंभ करने का श्रेय वो पुर्तगालियों को दिया जाता है भारत में। साथ में एक स्थापत्य की शैली, पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य की शैली जो गोथिक शैली है, गोथिक विक्टोरिया स्थापत्य शैली पूरा नाम कहा जाता है इसको, गोथिक विक्टोरिया स्थापत्य शैली एक विशेष शैली होती थी। और इसकी विशेषता ये थी कि पहली बार पुर्तगालियों ने ही वो जो है स्टील का प्रयोग वो भवन निर्माण में प्रारंभ कर दिया था। यानी गोथिक जो स्थापत्य शैली है उसी में जो है सरिया और इस्पात का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, जिससे जो है भवन अधिक मजबूत होते थे। और इस गोथिक स्थापत्य शैली या गोथिक विक्टोरिया स्थापत्य शैली की विशेषता ये थी कि इसका नुकीलापन, इसकी तीक्ष्णता, ये जो है, और दूसरी विशेषता ये कि जो है इमारतें काफ़ी ऊंचाई वाली गगनचुंबी इमारतें इस गोथिक स्थापत्य शैली की विशेषता है। तो साथियों, ये जो है देन थी पुर्तगालियों की भारत को देन थी।
अब आगे बढ़ते हैं। हमने डचों का अध्ययन कर लिया था और डच सत्ता का अंत आप जानते हैं कि 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच सत्ता का अंत कर दिया था। यद्यपि डच आए तो उन्होंने पुर्तगालियों को गोवा दमन दीव तक सीमित कर दिया था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के सामने डच टिक नहीं पाए और डचों का अंत हो गया। और आप बेदरा का युद्ध, वो ऐतिहासिक युद्ध आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों के आगमन को देखते हैं। आप जानते हैं कि अन्य व्यापारियों की भांति अंग्रेज भी भारत व्यापार के उद्देश्य से ही उनका आगमन हुआ, लेकिन जो व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। और देखिए वो प्राइवेट कंपनी कितनी ताकतवर हो गई कि उसने यहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंका और भारत पर वो स्थायी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। एक प्राइवेट कंपनी की आप ताकत देखेंगे, इतिहास में रुझान देखिए। और जो है जो व्यापारी बन करके आए वो यहाँ के सत्ताधीश हो गए और भारत को दासत्व का सामना करना पड़ा। एक लंबे दासत्व के तहत भारत को रहना पड़ा। 200 वर्ष के लंबे दासत्व में भारत रहा। तो यहाँ पर समझते हैं कि कैसे जो है ये स्थितियाँ बनी और कैसे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ताकतवर हो गई। पहले तो साथियों 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से कुछ व्यापारियों ने पूर्वी राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी सामूहिक रूप से अंग्रेजों ने स्थापित की थी। अंग्रेज व्यापारी वो जो है मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से ये कंपनी स्थापित की और बाद में जो है इसी कंपनी का नाम हो गया गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, एक बार पुनः सुन लें, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट के नाम से यही कंपनी बाद में एक शाही फरमान जारी हो जाता है। इलिजाबेथ प्रथम उस समय की महारानी जो है इलिजाबेथ प्रथम होती हैं और उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक जो है वो जारी कर दिया फरमान और इस कंपनी को, जिसे अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, उससे जो है 15 वर्ष का एक जो है पूर्वी राष्ट्रों भारत और एशिया के देशों से व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। इसके बाद जो है जब सम्राट जेम्स प्रथम बने तो उन्होंने इस अवधि को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। सम्राट जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी राष्ट्रों के साथ व्यापार करने की अनिश्चित काल तक अनुमति दे दी। और अब जो है एक प्रयास ये हुआ 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, जो कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में उनका आगमन भारत हुआ था, वो जो है एक बड़े प्रतिनिधि मंडल को साथ लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से वो जो है भारत आए। कैप्टन हॉकिंस वो जेम्स प्रथम के राजदूत थे और जब ये भारत यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने जहांगीर को, उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने जेम्स प्रथम द्वारा अकबर को संबोधित एक पत्र सौंपा था। साथियों आप जानते हैं कि बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार के चलते हो गई थी, लेकिन उस समय इतने सूचना के साधन द्रुत नहीं थे कि आज का जैसा समय 5G वाला समय कि तुरंत जो है अमेरिका में क्या हो रहा है वो हम पहले जान लेते हैं। हमारे पड़ोसी की क्या तबीयत खराब है, क्या है, वो हम नहीं जान पाते, लेकिन सूचना के साधनों से हम इतना जुड़े हैं कि अमेरिका या यूरोप में कौन सी गतिविधि हो गई उसे हम जान लेते हैं। यानी जो है सूचना के रूप में, चूँकि अब संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है
ग्लोबल विलेज के रूप में हो गया। लेकिन उस समय ये सूचना के साधन नहीं थे। तो जब कैप्टन हॉकिंस पहुंचा है तो जहांगीर को उसने जो पत्र सौंपा है जेम्स प्रथम का, वो अकबर को संबोधित था। तो साथियों, ये ऐतिहासिक तथ्य अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे। कैप्टन हॉकिंस जो है तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, और जब जहांगीर से मिला तो वो जो है तुर्की और फारसी भाषा में ही उसने संवाद किया था, और इससे प्रभावित हुआ था जहांगीर ने उसे जो है 400 मनसब का पद दिया, और उसे टाइटल दिया था इंग्लिश खां या फिरंगी खां। इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि दी थी, और जो है उसे 400 मनसब का पद दिया था, उसके विद्वत्ता से प्रभावित होकर के। यहाँ पर साथियों 1608 में ही अंग्रेजों ने, जब जहांगीर से भेंट हुई तो उसके पश्चात ही उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। पहली फैक्ट्री स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया। लेकिन बाद में जो है, चूंकि अंग्रेजों ने कुछ जो है मुगल जहाज़ों में लूटपाट की थी, तो नाराज जहांगीर ने सूरत की इस फैक्ट्री के निर्माण पर रोक लगा दिया था। तो ये सूरत की फैक्ट्री जो 1608 में पहली कही जाती है, यद्यपि आप पहली कहेंगे, लेकिन ये अस्थाई अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। स्थाई जो बनी थी पहली भारत में, तो स्थाई आप मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थाई फैक्ट्री याद रखेंगे। ये स्थाई रूप से बंगाल में स्थापित किया था अंग्रेजों ने, वो 1611 में। यद्यपि बाद में 1613 में सूरत में भी वो फैक्ट्री वो चालू हो गई थी साथियों। तो ये जो है 1613 में स्थाई फैक्ट्री, पुनः दूसरी फैक्ट्री आप कह सकते हैं सूरत में, अस्थाई फैक्ट्री पहली सूरत की हो जाएगी। तो साथियों अगला स्टेप है, दूसरा जो है जेम्स प्रथम ने ही सर टॉमस रो के नेतृत्व में एक जो है प्रतिनिधिमंडल पुनः जहांगीर के दरबार में भेजा। और जब जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो पहुंचा तो यहाँ पर वास्तविक सत्ता संचालिका चूँकि नूरजहां हो गई थी, और अंग्रेज इस तथ्य से परिचित थे, और भारतीय जो है प्रकृति है कि यहाँ महिलाओं को आभूषण बहुत प्रिय लगते हैं। तो वो जो है हीरे जवाहरात के बेशकीमती आभूषणों के साथ आया, और उसने जो है ये नूरजहां को भेंट किए, और इस भेंट के परिणाम स्वरूप उसे मुगल क्षेत्रों में कुछ व्यापारिक सुविधाएं मिली, व्यापार की अनुमति मिली। तो सर टॉमस रो की ये एक बड़ी उपलब्धि है। कैप्टन हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो जो 1615 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, उसने लाभ ये अर्जित किया कि उसको जो है अनुमति प्राप्त हो गई थी। यहाँ पर एक और ऐतिहासिक तथ्य साथियों याद रखें कि जब कैप्टन हॉकिंस आया है तो भारत वो आया है हेक्टर नामक जहाज के साथ। हेक्टर जहाज, उसके जहाज का नाम था हेक्टर, वो आप याद रखेंगे। हेक्टर नामक जहाज से वो भारत आया था। यानी कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व वाला जो प्रतिनिधिमंडल था अंग्रेजों का, वो हेक्टर जहाज से भारत आया था। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं। साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक सुनहरा फरमान, गोल्डन डिक्लेरेशन को देखते हैं। असल में दक्षिण भारत में गोलकुंडा का शासक था कुतुब शाह, और 1632 में अंग्रेज कुतुब शाह से मिल करके वो जो है अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे कि जो गोलकुंडा के सी पोर्ट्स थे, यानी बंदरगाह पत्तन थे, उन पर वो आवागमन निर्बाध कर सके, अपना व्यापार संचालन कर सके। और इसके लिए उन्होंने 1200 रुपये वार्षिक
वो गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह को दिया था। तो 1632 में साथियों ये सुनहरा फरमान जो मिल गया वो अंग्रेजों की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। इसे इतिहास में सुनहरा फरमान कहा जाता है, क्योंकि अब गोलकुंडा के जितने भी वो पत्तन थे, बंदरगाह थे, उनके माध्यम से अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति हासिल हो गई। एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी यहाँ पर मैं उल्लेखित करना चाहूँगा कि 1717 का वर्ष जो है अंग्रेजों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है परिवर्ती मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, सत्ता में अत्यंत कमज़ोर था। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर एक जानलेवा फोड़े का शिकार था और वो असाध्य फोड़े से जो है उनका सामना कर रहा था, परेशान था उससे। तो ऐसे समय में जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजों का दल मुगल दरबार में पहुंचा और उस दल में एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन ने जो है सफलतापूर्वक जब फर्रुखसियर के इस असाध्य फोड़े का उपचार कर दिया तो फर्रुखसियर ने खुश होकर के 1717 में भारत में अंग्रेजों को मुगल क्षेत्रों में निर्बाध व्यापार की अनुमति दे दी, निर्बाध आवागमन की अनुमति दे दी। इसे जो है भारतीय इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1717 में जो फर्रुखसियर ने शाही फरमान द्वारा जो सुनाया, वो जो है अनुमति जो दी, व्यापारिक सुविधाएं जो दे दी, उसे ही जो है वो कहा गया उसे ही मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। तो साथियों ये जो है बड़ी उपलब्धि अंग्रेजों की कह सकते हैं दो। पहला तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह से सुनहरा पत्र हासिल करना, जिसमें गोलकुंडा के जितने भी वो पत्तन बंदरगाह थे उनसे वो अंग्रेजों को व्यापारिक अनुमति मिली। और दूसरा 1707 में मुगल क्षेत्रों में उन्हें निर्बाध व्यापार करने की जो अनुमति मिली, ये एक बड़ी उपलब्धि अंग्रेजों की कही जा सकती है। अब अंग्रेज जो है भारत में किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। किलेबंदी कैसे, इसको हम समझते हैं। पहली किलेबंदी जो की थी वो जो है 1639 में चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे में अंग्रेजों ने ले लिया था। चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास को पट्टे में ले लिया और वहाँ पर एक प्रसिद्ध किलेबंदी सेंट जॉर्ज किलेबंदी वो किया था। पहला किला स्थापित कर दिया सेंट जॉर्ज, और वो समझ लीजिए कि यहीं पर कालांतर में 1700 में वो जो है प्रथम प्रेसिडेंसी नगर के रूप में मद्रास की स्थापना हो जाती है। आप देखेंगे कि ये जो किलेबंदी हो रही है यही भारत में प्रेसिडेंसी नगरों के रूप में, यानी जो 3 प्रेसिडेंसी आप जानते हैं कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, और इसके बाद चौथी प्रेसिडेंसी आगरा, तो ये जो है उसी का आधार ही ये किलेबंदी बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं। 1661 में एक बड़ी घटना पहले ही मैंने चर्चा की है कि 1661 में जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह वो चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है, ब्रिटिश राजकुमार से, तो पुर्तगाली दहेज में बम्बई को दे देते हैं। और ये जो बम्बई दहेज में मिलती है वो 1669 में मात्र 10 पाउंड के मामूली किराए पर वो जो है मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बाद में इसी जो है बम्बई का नगरीकरण करने का कार्य जेराल्ड ऑम्बियर द्वारा, एक अंग्रेज द्वारा कर दिया जाता है। तो ये हमारा दूसरा एक प्रेसिडेंसी नगर के रूप में विकसित हो जाता है। तीसरा ये था कि 1698 में कलकत्ता
नगर की स्थापना जाप चारनाक ने की है। लेकिन यहाँ पर जो 1698 में एक जमींदार होते हैं इब्राहिम खां जमींदार होते हैं, उनसे 3 गांव अंग्रेज गोविंदपुर, सुतानती और एक कोलिकाता, 3 गांव वो जो है लीज पर प्राप्त कर लेते हैं मात्र 1200 वार्षिक किराए पर। कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानती को 1200 के वार्षिक किराए पर प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पर बाद में जाप चारनाक प्रसिद्ध कलकत्ता नगर की नींव डाल देते हैं। साथ में यहाँ पर किलेबंदी होती है, जो फोर्ट विलियम नाम से एक किलेबंदी अंग्रेजों की हो जाती है। बाद में कलकत्ता नगर इतना सशक्त हो जाता है कि वो जो है अंग्रेजों की राजधानी बन जाता है और अंग्रेजों का ये मुख्य केंद्र बन जाता है। यहाँ एक पॉइंट मैं और जोड़ देना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने 1686 में हुगली नदी बेसिन क्षेत्र में मुगल जहाज़ों को जब लूट लिया तो नाराज उस समय का मुगल बादशाह था औरंगजेब, वो नाराज हुआ और उसने जो है अंग्रेजों को परास्त कर दिया और अंग्रेजों की बस्तियां उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया। लेकिन अंग्रेजों ने संधि कर ली और क्षमा मांग लिया और साथ में 1.5 लाख रुपए उस समय हर्जाने के रूप में अंग्रेजों ने औरंगजेब को दिया था और तब अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति वो जो है दी थी। तो साथियों, इस तरीके से अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हुआ और 3 प्रेसिडेंसी नगर स्थापित हो गए हैं। आगे आप देखेंगे कि कैसे कर्नाटक युद्ध होता है। फिलहाल आगमन में अंग्रेजों से संबंधित ये तथ्य ही पर्याप्त हैं। अब फ्रेंच सत्ता का आगमन, इस पे हम बात करते हैं। तो साथियों, सभी जो है यूरोपीय शक्तियाँ भारत आ रही थी, तो ऐसे में फ्रांसीसी भी भारत व्यापार हेतु आकर्षित हुए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट के प्रयासों से हुई। और उस समय फ्रांस का शासक था लुई 14वां, लुई 14, वो जो है फ्रांस का शासक था और उसके फरमान से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फ्रांसीसी 1667 में वो भारत उनका आगमन हो गया। भारत में इस समय जो है पहले ही पुर्तगाली, अंग्रेज और डचों का क्रम चल रहा था, तो इसी प्रतिस्पर्धा में फ्रेंच भी शामिल हो गए। फ्रांसिस मार्टिन जो प्रथम जो है फ्रेंच गवर्नर था, वो 1701 में उसने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया। साथियों, एक यहाँ पर मैं पॉइंट जोड़ दूं कि ये जो चंद्रनगर था जिस पर पहली फ्रांसीसी बस्ती स्थापित हुई थी, वो 1673 में बंगाल का जो सूबेदार था शाइस्ता खां, जो औरंगजेब का मामा था, उससे अनुमति लेकर के यहाँ पर चंद्रनगर में वो पहली फ्रांसीसी बस्ती स्थापित हुई और पहला फोर्ट स्थापित किया था। यानी पहला जो है किला फ्रांसीसियों का वो चंद्रनगर में फोर्ट ओरिलियंस के नाम से ये किला स्थापित हो गया था। इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है फोर्ट ओरिलियंस के पश्चात आप देख रहे हैं कि प्रथम गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन जो 1701 में आया और उसने पांडिचेरी को जो अब इस समय पुडुचेरी है उसको अपना मुख्यालय बना लिया। और पुडुचेरी में आप जानते हैं फ्रांसीसी काफ़ी समय तक, क्योंकि बीच में अंग्रेजों ने अद्यप कब्जा कर लिया था, लेकिन एक जो है पेरिस की संधि हुई थी तो उसमें पुनः फ्रांसीसियों को पांडिचेरी, यमन, कराईकल, माहे क्षेत्र मिल गए थे, चंद्रनगर भी, ये सब जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। वो जो है आज़ादी तक उनके कब्जे में बना रहा था। तो इसके बाद जो है दूसरा आया ड्यूमा 1755 में, उसने जो है फ्रांसीसी व्यापार
को बहुत आगे बढ़ा दिया, फ्रेंच व्यापार को विस्तृत कर दिया। इसके बाद जो है फ्रेंकोइस कैरो एक है जिसने प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री वो सूरत में स्थापित कर दी। तो साथियों, अंग्रेजों ने भी 1608 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, और जो है फ्रांसीसियों ने भी, फ्रेंकोइस कैरो ने भी प्रथम जो है फैक्ट्री की स्थापना सूरत में कर दी। और अब जो है स्वाभाविक था टकराव व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का, और ये टकराव चूंकि अब दो बड़ी सत्ताएं रह जाएंगी, वैवाहिक संबंध पुर्तगालियों से स्थापित हो जाने के चलते अब पुर्तगाली वो जो है अंग्रेजों के लिए संकट नहीं थे, लेकिन फ्रांसीसियों का, विशेषकर डुप्ले के नेतृत्व में जब फ्रांसीसी बहुत ताकतवर होते दिखेंगे तो जो है युद्ध होना अवश्यभावी होगा। और 3 कर्नाटक युद्धों में जो ये 3 कर्नाटक युद्ध होंगे वो जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध और शतवर्षीय युद्ध से प्रेरित होंगे, और ये आगे के अंक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये युद्ध हुए, और अंततः भारतीय रंगमंच पर एकमात्र अभिनेता के रूप में अंग्रेजों का रोल होगा, और अंग्रेज एक लंबे समय तक भारतीय रंगमंच पर छाए रहेंगे, और 15 अगस्त 1947 तक का इतिहास आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत रोचक इतिहास है, इसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी लिया जाएगा। परीक्षा उपयोगी होने के साथ साथ ये जो है हमें बहुत कुछ सीख देता है। तो साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। अगले अंक तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।